नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है आहट तेरे प्यार की। इस कहानी के पार्ट अपलोड हो चुके हैं, छठा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस छठे पार्ट को शुरू करते हैं। मिताली के पापा को घर छोड़ अजय देशमुख सुदेश को फ़ोन लगाता है और उसको कुछ बताता है। फ़ोन रख जय देशमुख अपनी वॉलेट में रखी मिताली की तस्वीर को देखता है और कहता है, बहुत जल्द तुम मेरी होने वाली हो, बहुत जल्द। कुछ दिन बाद मिताली अखिल के घर जाती है। रोज की तरह दरवाजे पर ताला लगा देख मुड़ने को ही होती है कि इतने में पड़ोस की आंटी उसे पुकार लेती है। सुनो बेटा, तुम्हारा नाम मिताली है क्या? जी जी आंटी, तुम्हारे नाम पर कोई चिट्ठी दे गया है आज। उसने कहा है कि अखिल को खोजते हुए मिताली आए तो उसे ये चिट्ठी दे देना। ये लो बेटा। शुक्रिया आंटी। पर कौन था जिसने चिट्ठी दी थी ये? क्या वो अखिल के परिवार से था या खुद अखिल तो नहीं था जिसने ये चिट्ठी दी? आपने उससे पूछा कि अखिल और उसका परिवार वाले कहाँ गए हैं? नहीं नहीं बेटा, हम तो ठीक से देख भी नहीं पाए कौन था। वो हवा की तरह आया और तीर की तरह निकल गया। माफ करना, हम नहीं पहचानते कि कौन था वो। कोई बात नहीं आंटी, आपका आभार जो आपने मुझे ये पत्र दिया। हे भगवान, प्लीज प्लीज ये मेरे अखिल का पत्र हो। मन ही मन मिताली ने भगवान से प्रार्थना की। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। घर आकर मिताली सीधे अपने कमरे में जाती है और पत्र निकालकर पढ़ने लगती है। मिताली, तुम्हें अपना कहने का हक तो मैं खो चुका हूँ। जानता हूँ कि मेरे नहीं मिलने से तुम बहुत परेशान हो और मैं तुम्हें बिना बताए तुमसे दूर हो गया, बहुत दूर। और क्या बताता तुम्हें कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मिताली, मैंने एक बहुत अमीर लड़की से शादी कर ली है क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है कि प्यार से बढ़कर पैसा है। पैसा हो तो इंसान कुछ भी खरीद सकता है। मैं मेरी ज़िंदगी इस तरह अभाव में नहीं बिता सकता। देखो, महज इतने दिनों में मेरे पास सब कुछ हो गया। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर। लोग मेरे आगे हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। क्या कुछ नहीं है मेरे पास अब? तुमसे शादी करता तो ये सब मिलता क्या मुझे? नहीं ना। तुम्हारी तो खुद की औकात नहीं थी कि तुम अपना खुद का खर्चा उठा पाओ। ऊपर से तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारियां हैं। बहुत सोच समझ कर मैं तुम्हें छोड़ कर गया हूँ। अगर तुमसे मिल लेता तो तुम्हारे प्यार के झमेले में फंसा रहता। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात समझोगी और मुझे माफ़ कर दोगी। मैं मेरी पत्नी के साथ बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगा। जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और शायद कभी शादी नहीं करोगी अब, क्योंकि मेरे अलावा तुम किसी और की नहीं हो पाओगी कभी भी। तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ मैं हूँ। पर मैं तो जन्म जन्म के लिए मेरी पत्नी कविता का हो गया हूँ। मेरी उम्मीद भी मत रखना। आगे क्या कहूँ और, बस इतना ही कि खुश रहो। तुम्हारा दोस्त अखिल। अखिल का खत पढ़कर मिताली गुस्से से चिल्ला उठी, पागलों की तरह। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा चाहा था। अखिल, तुमने तो मेरे साथ जो किया है उसके बारे में किसी को मत कहना कभी, वरना दुनिया का प्यार पर से, नहीं नहीं, बचपन के साथ और प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। तुम्हें पैसा चाहिए था, बोल देते मुझे। रात दिन काम करके मैं तुम्हारी ज़िंदगी संवारती, किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखती। अखिल, तुम्हारे प्यार ने तो नया इतिहास लिख दिया। धोखे का, फरेब का। क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों? बेहताशा रोते रोते मिताली गिर पड़ी। उसकी हालत देख सुशीला आंटी घबरा गई और उन्होंने तुरंत जय देशमुख को और मुझे फ़ोन लगाया। मिताली की हालत देख एक बार तो मैं भी घबरा गई थी। घुटनों में मुंह छुपाए मिताली रो रही थी। मैंने जाकर उसे पुकारा तो मुझे देख हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, तू, तुझे किसने बुलाया? ओह, समझ गई, माँ ने बुलाया ना। मिताली ने खुद को संयमित करते हुए मुझे अखिल का खत दिखाया। अखिल का खत पढ़कर मैं गुस्से से कांप उठी। मिताली अचानक से हंसते हुए बोली, देखा कोमल, अखिल का प्यार कहता है कि अब नहीं है प्यार मुझसे, शादी कर ली, मेरे बारे में सोचा भी नहीं। कहता था मैं उसकी ज़िंदगी हूँ, मेरा हर सपना पूरा करेगा।
माँ को कहता था, आंटी, मिताली मेरी अमानत है आपके पास, पर देख क्या प्यार है। वाह! मैं यहाँ 2 महीने से जिंदा लाश बनी हुई हूँ और वो वहाँ पैसों से खेल रहा है। मेरी जिम्मेदारियाँ उसे गंवारा नहीं। उसके प्यार के लिए मेरे माँ-बाप को छोड़ दूँ। क्या उसने अपने माँ-बाप को छोड़ा? क्या ये लड़के प्यार के नाम पर मज़ाक करते हैं? उन्हें उनके घर परिवार के लिए सब कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़की की ज़िम्मेदारी होती है। वो निभाए तो फ़र्क और हम निभाएँ तो? कोमल, कोमल कहाँ कमी थी मेरे प्यार में? कहाँ? आखिर कहाँ कमी रह गई थी? पर चलो एक तरफ से ठीक ही हुआ। अच्छा हुआ उसने कम से कम ये बता दिया कि वो अब कभी लौट कर नहीं आने वाला। अब मैं मेरे परिवार पर ध्यान दे पाऊँगी। अब उसका इंतज़ार जो नहीं रहेगा। कोमल, अखिल का प्यार तो दिमाग के खेल वाला निकला। ज़रा-सा तूफ़ान नहीं झेल पाया। नींव ही कमज़ोर थी ना। उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, सब उसको मुबारक। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उतने में खुश हूँ। अखिल के बिना भी मिताली खुश रह सकती है। हाँ, सुनो अखिल, मैं खुश तुम्हारे बिना भी थी। तुम जैसे धोखेबाज की कोई जगह नहीं है मेरी ज़िंदगी में। सुन रहे हो तुम? सुना है ना तुमने? पागलों की तरह चिल्लाते हुए मिताली ने कहा। चल कोमल, कहीं बाहर चलते हैं। बहुत दिनों बाद आज मुझे हल्का-हल्का सा लग रहा है। अब किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए जीना है। अब बस और कोई नहीं कर सकता हर्ट मुझे, कभी भी नहीं कर सकेगा। पता नहीं कहाँ से हम औरतें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हौसला रख लेती हैं। मिताली ने उस दिन ऐसी हिम्मत की मिसाल दी थी। एक बूंद आंसू नहीं बहाए उसने, एक बूंद भी नहीं। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और अपने परिवार के लिए जीने का निश्चय किया। पर जानते हो आदित्य, किस्मत और वक्त की मार बाकी थी। एक दिन मिताली की अनुपस्थिति में जय देशमुख ने अंकल और आंटी से मिताली की और खुद की शादी की बात की। अंकल आंटी की बूढ़ी आंखें जय देशमुख में अपनी बेटी का भविष्य देखकर बरस पड़ी। उन्हें पूरा यकीन था कि जय ही है जो उनकी बेटी को खुश रख सकता है। जय देशमुख को उन्होंने हीरा समझ लिया, जो कि एक कांच का टुकड़ा था और मिताली की कोमल देह में, आंखों में और कदमों में चुभने वाला था और उसके वजूद को, उसकी आत्मा को और उसके अस्तित्व को छलनी-छलनी करने वाला था। मिताली की और जय देशमुख की शादी ने मिताली की ज़िंदगी में एक ऐसी फांस गाड़ दी जो कभी निकल ही नहीं पाएगी, और निकल भी जाएगी तो भी उसके जख्म नासूर बन रिश्ते रहेंगे। जय देशमुख की हाई क्लास सोसाइटी में सिर्फ दिखावा था। हर रिश्ता, हर मर्यादा ताक पर थी। जय मिताली के माँ-बाप के सामने जितना जितना अच्छा बनता उतना ही बुरा वो मिताली के साथ बिहेव करता। मिताली उसके दोगलेपन से पहले तो परेशान होती, पर फिर धीरे-धीरे आदत डाल ली उसने। जय मिताली को जब मन चाहे रौंदता। मना करने पर जय के हाथ में जो आता, उससे मिताली को तब तक मारता जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। 3 महीने की शादी में मिताली 30 साल की बेवा लगने लगी थी, पर फिर भी वो जय के जुल्म सहती रही। एक दिन इत्तेफाक से मैं उससे मिलने गई, तो उसका हाल देख मैं अवाक रह गई। सूजी हुई आंखें, फटे हुए होठ, जीर्ण काया। मुझे देख जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, अरे कोमल तुम, आओ ना, बैठो। अपने चेहरे पर मेरी नज़र गड़ी देख उसने कहा, कल बाथरूम में पैर फिसल गया था मेरा, इसलिए चोट लग गई। पर मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं ना मिताली, फिर तू सफाई क्यों दे रही है? और तुझे लगता है कि मैं तेरी बातों पर भरोसा कर लूँगी? कुछ देर खामोश रहने के बाद मिताली मुझसे लिपट गई, फूट-फूट कर रो पड़ी। ऐसी लिपट गई मुझसे मानो कह रही हो कि मुझे निकाल दे ले यहाँ से। कुछ देर में थोड़ी शांत हुई तो मुझसे कहा उसने, देख कोमल, मेरा सुख, मेरा वैभव, मैं मिताली जय देशमुख, इस जय विला की मालकिन। आज मेरे पास भी गाड़ी है, बंगला है, ढेरों जेवर है और अनगिनत कपड़े हैं। और क्या चाहिए जीवन जीने को? मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ। पर इन खुशियों की कीमत चुकाती हूँ मैं रोज़। जय कहता है कि मैं अखिल से प्यार करती थी, तो अखिल और मेरे बीच
उसका कहना है कि मैं चरित्रहीन औरत हूँ। मेरे यार के साथ मेरा रिश्ता था। और पता है, वो कहता है कि मेरे माँ-बाप ने मुझे बेचा है, पापा की ज़िंदगी बचाने के बदले, आरव के इलाज के बदले, मेरी ज़िंदगी का सौदा किया है। इसलिए मुझे कोई हक नहीं उसकी पत्नी का दर्जा पाने का। हाँ, ये बात अलग है कि जब उसका मन करे वो अपने पति होने का अधिकार जमाता है। इतना ही नहीं, कभी बेल्ट, कभी सिगरेट, कभी बर्तन, जो मिले उससे मेरे जिस्म पर अपनी मोहर लगाता है। देख कोमल, उसका प्यार, कहते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को पीठ पर से हटाया। मुझे पता है कोमल, जय एक ऐसा दोगला इंसान है जिसे कोई समझ ही नहीं सकता। गिरगिट से भी तेज रफ्तार से रंग बदलता है। रोज रात को शराब के नशे में घर आना, गाली गलौज करना, मनमानी करके सो जाना, और होश में हो तो मेरे बदन पर अपने निशान छोड़ना। तू छोड़ दे उसे मिताली, चल मेरे साथ अभी के अभी। तुझे इस तरह तिल तिल कर मरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं कोमल, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। यही मेरी सजा है, और मैं इस सजा से कैसे बच सकती हूँ? अगर यहाँ से चली भी जाऊं तो भी जय देशमुख अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। अब मेरे लिए यहाँ रहकर उसके जुल्म सहना ही मेरी जिंदगी है। ना किसी का प्यार, ना कोई संसार। मेरे लिए हर दिन जुल्म की एक नई कहानी लेकर आता है, और हर रात एक नया सबक। यही मेरी नियति है कोमल, यही मेरी नियति है। कैसी बात कर रही है मिताली? मैं नहीं मानती इन सब बातों को। और तू कब तक इतनी कमजोर हो गई? मैंने मेरी मिताली को हमेशा लड़ते देखा है, गलत से, जो दूसरों के साथ गलत नहीं होने देती थी। खुद कैसे इतना सब सह रही है? तू जय देशमुख की गुलाम नहीं है। तू अभी के अभी चल मेरे साथ। हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करते हैं उसके खिलाफ। नहीं कोमल, मैं यहीं रहूंगी। अब मुझ में हिम्मत नहीं है लड़ने की। इतने में गाड़ी का हॉर्न बजता है और कुछ देर में जय देशमुख अंदर आता है। कोमल को देखकर कहता है, अरे साली साहिबा, कैसी हैं आप? कब आई? फिर मिताली को देखते हुए कहता है, अरे जाना, तुमने इनकी कुछ खातिरदारी की कि नहीं की? और जानू, तुमने तुम्हारे जख्मों पर दवा लगाई कि नहीं? लाओ हम लगा देते हैं। वहीं पीछे हटते हुए मिताली ने कहा, मेरा मतलब है मैंने लगा ली है। आप थक गए हो, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। हाँ, मैं भी बस निकल ही रही थी। वो तो आपसे मिलने के लिए रुक गई थी। अच्छा हुआ। अच्छा, अब चलती हूँ, फिर आऊँगी जल्द ही। जय देशमुख का रूप रूप देख मैं हक्की बक्की रह गई थी, पर बस मेरी सारी चिंताएं मिताली के लिए थी। कुछ दिन बाद जय देशमुख के ऑफिस में कुछ विदेशी निवेशक आए, जिनके लिए जय ने बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। साड़ी में लिपटी मिताली जय के साथ उस पार्टी में गई। शराब और शबाब की पार्टी थी वो। खाने के बाद एक इन्वेस्टर ने मिताली के साथ डांस करने की रिक्वेस्ट की। मिताली ने मना करने पर भी जय देशमुख ने मिताली का हाथ उस इन्वेस्टर के हाथ में दे दिया। असहज भाव से मिताली उसके साथ डांस करने लगी। वो मिताली के करीब आने की कोशिश करने लगा, तो मिताली उससे हाथ छुड़ा वापस आकर बैठ गई। इधर जय देशमुख कैसे भी करके इन इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करना चाहता था। उस इन्वेस्टर्स की मिताली में रुचि देख उसने उसके सामने मिताली को परोस दिया, पर मिताली को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। पार्टी खत्म होने पर नशे में धुत जय मिताली को लेकर एक होटल के रूम में आया, जहां वो विदेशी पहले से मौजूद था। किसी अनहोनी की आशंका से मिताली कांप गई। जय मिताली को वहां छोड़कर जाने लगा, तो मिताली ने उसको कस के पकड़ लिया। इतने में उस फिरंगी ने मिताली को पीछे से दबोच लिया। अपनी असमत बचाने के लिए मिताली ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, और जय देशमुख के बाल पकड़ उसका सिर दीवार से पटक दिया। इन दोनों के चंगुल से मुक्त हो मिताली ने होटल के रूम लॉक करा और बिना मुड़े भागती गई। बस भागती गई। होटल का रूम लॉक कर मिताली बेहताशा भागती जा रही थी। वह कैसे भी करके जय देशमुख और उस फिरंगी के चंगुल से दूर चले जाना चाहती थी। जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ी, सामने से आती हुई एक कार ने उसको टक्कर मार दी। मिताली को जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने चारों ओर देखा, उसे समझ नहीं आया कि वो अस्पताल कैसे पहुंची।
उसे लगा कि जय देशमुख ही उसे यहाँ लेकर आया है। मिताली ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और साइड में पड़ी ट्रे में से कटर उठा लिया। मिताली अपनी कलाई की नस काटने ही जा रही थी कि कोई दरवाजा खोल अंदर दाखिल हुआ। मिताली ने देखा एक वृद्ध व्यक्ति अंदर दाखिल हो रहे थे। उन्हें देख मिताली की जान में जान आई कि जय देशमुख नहीं लाया था उसको अस्पताल। अरे रे, ये क्या करने वाले थे आप बेटा? जिंदगी इतनी सस्ती है क्या? छोड़ दो उस कटर को, उन्होंने कहा। क्या करूं अंकल, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है मेरे पास जिंदगी खत्म करने के अलावा। शायद इसी में मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएं। नहीं बेटा, तकलीफ खत्म करना है तो तकलीफ का कारण खत्म करो। इस तरह खुद को चोट दे के क्या मिलेगा तुम्हें? और तो और तुम्हारे माँ बाप के बारे में तो सोचो। जवान बेटे की लाश देख पाएंगे वो? तुम मुझे इतनी खुदगर्ज तो नहीं लग रही हो। मिताली को उसके माँ बाप की याद दिला उन अंकल ने जैसे ही जिंदगी जीने की वजह बता दी थी। अक्सर ऐसे होता है कि हम हमारी ज़िंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे आसपास और हमारे पास क्या है उसे देख ही नहीं पाते। मिताली भी जय देशमुख के दिए जख्मों से इतनी टूट गई थी कि उसे अपने माँ बाप भाई का ख्याल ही नहीं आया। वो बस कैसे भी जय देशमुख से पीछे छुड़ाना चाहती थी, फिर चाहे खुद की ज़िंदगी की कीमत ही क्यों ना हो। पर अंकल, मैं क्या करूं जीकर भी? वो इंसान मुझे फिर किसी नर्क में ले कर जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैं भागी हूँ उसके चंगुल से। क्या हम जान सकते हैं कि क्या हुआ है और कौन है जिससे तुम भाग रही हो? आप जानकर क्या करोगे अंकल? उसे उसकी औकात बता देंगे। आप आप कौन हैं? आप नहीं जानते उस इंसान की पहचान कहाँ तक है। और आप हमें नहीं जानती बेटा। हम क्रिमिनल लॉयर हैं, अनूप मेहरा हैं। अच्छे अच्छे मुजरिम हमारे सामने धूल चाटते हैं। तुम बस बताओ, तुम्हारी इस हालत की वजह। आप आप तो मेरे पापा के दोस्त हैं। आप मुझे नहीं जानते, पर मैंने पापा से आपका नाम सुना है। मैं कृष्णकांत पाटिल की बेटी मिताली पाटिल हूँ। क्या बेटा, तुम मीता हो? हाँ अंकल, मैं मीता हूँ। तुम्हारी तो अभी कुछ समय पहले ही शादी। कहते कहते चुप हो गए मेहरा सर। समझ गए हम। चलो हमारे साथ। कहाँ अंकल? आश्चर्य से मिताली ने पूछा। पुलिस स्टेशन। कुछ देर बाद मिताली पुलिस स्टेशन में होती है। मेहरा जी जय देशमुख के खिलाफ ऐसी एफआईआर दर्ज करवाते हैं जिससे जय देशमुख को जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। पुलिस मिताली के बयान पर जय देशमुख को गिरफ्तार करती है और कुछ दिन में मिताली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा देती है। पर जय देशमुख से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। इतना कहकर कोमल चुप हो जाती है। आदित्य पूछता है, तो क्या मिताली को तलाक मिला? नहीं आदित्य, जय देशमुख ने मिताली पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि मिताली और उसके परिवार वालों की इज्जत तार तार करके रख दी है। पर मिताली ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी लड़ाई लड़ रही है और इसी के लिए उसने वकालत की पढ़ाई की है। मेहरा सर का हाथ है सर पर, इसलिए जय देशमुख अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। वरना वो इसे कब का वापस ले गया होता उसी नर्क में। पर पता नहीं मिताली जीत पाएगी भी या नहीं। गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच कर आदित्य ने कहा, जीतेगी, जीतेगी और जरूर जीतेगी, क्योंकि अब जय देशमुख को उसी की ही भाषा में जवाब मिलेगा और वो जवाब मैं दूंगा। अब मिताली का साथ हर कदम पर मैं खड़ा रहूंगा। जय क्या, उसकी परछाई भी अब मिताली को और उसके परिवार वालों को नहीं छू पाएगी। मिताली फिर से हंसेगी, खिलखिलाएगी। ये मेरा वादा है, खुद से, तुमसे और उसकी खुशियां छीनने वाली जय देशमुख से। कोमल से मिताली का अतीत जान आदित्य बेचैन हो उठा। वो किसी भी कीमत पर मिताली को न्याय दिलाना चाहता था। पर उससे बड़ी चुनौती आदित्य के सामने थी, मिताली की जिंदगी में खुशियाँ लाना। उसे एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए न केवल प्रेरित करना, बल्कि उसकी खोई मुस्कान को वापस उसके चेहरे पर सजाना। आदित्य ये अच्छे से समझ चुका था कि मिताली एक बहुत ही सादी सीधी लड़की है जो अपने दोस्तों और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजर सकती है। आदित्य इसी उधेड़बुन में था
कि कैसे मिताली को ये समझाए कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो खुद को जो सज़ा दे रही है, वो उस सज़ा की हकदार ही नहीं है। आदित्य को ख़्यालों में गुम देख कोमल ने कहा, माफ़ करना आदित्य, आपको ये सब नहीं बताना था। आप भूल से भी मिताली को ये मत कहिएगा कि मैंने आपको उसके अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया है। वो मुझ पर बहुत भरोसा करती है और मैं नहीं चाहती कि उसके भरोसे को तोड़ मैं उसे एक और चोट पहुँचाऊँ। भरोसा रखो कोमल, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मिताली को कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने मुझे उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। आज का दिन मिताली के जीवन का आखिरी बुरा दिन था। कल का सूरज मिताली की ज़िंदगी में नया वक्त लाएगा, नई खुशियाँ लाएगा। तुम्हारी दोस्त फिर से हँसेगी, गुनगुनाएगी। और कोमल ने आदित्य से पूछा, वो प्यार करेगी? आदित्य ने जोर देते हुए कहा। पर आदित्य, आपको क्यों इतना फ़र्क पड़ा और आप क्यों मिताली के लिए इतना सोच रहे हैं? पता नहीं कोमल, पर सच कहूँ तो मिताली की आंखों का सूनापन मुझे चुभता है। मैं उसकी आंखों में ज़िंदगी की सभी खूबसूरत रंग देखना चाहता हूँ। हर हाल में उसे वापस खिलखिलाना सिखाना होगा। किसी एक के गलत करने की कीमत मिताली क्यों चुकाए? पर इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी हर कदम पर। बोलो कोमल, क्या तुम मेरा साथ दोगी? कोमल की ओर हाथ बढ़ाते हुए आदित्य ने पूछा। हर पल आदित्य, आपकी ये दोस्त हर पल आपका साथ देगी। आदित्य से हाथ मिलाते हुए कोमल ने कहा। हम्म, तो चलो मिताली को खोजते हैं। जाने कहाँ है इतनी देर से। चलिए मेरे साथ, कोमल ने आदित्य को कहा। कोमल आदित्य को लेकर दीक्षा भूमि जाती है और सीधे दीक्षा भूमि के गर्भगृह में लेकर जाती है, जहाँ मिताली एक कोने में बैठी होती है, चुपचाप, एकदम गुमसुम। कोमल और आदित्य दोनों उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं, पर अपनी दुनिया में खोई मिताली को उन दोनों के आने की कोई भान तक नहीं होता। कोमल मिताली को पुकारती है, मीता, मीता। उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए कोमल कहती है, मीता, इतना गुस्सा हो गई अपनी इस पागल से? तुझे तो पता है ना, मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। माफ़ कर देना, देखना कान पकड़ लिए। माफ़ कर दे यार। मिताली ने कोमल की तरफ देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। भर्राई आवाज़ में कोमल बोली, मीता, माफ़ कर दे यार। चाहे तो 10-20 थप्पड़ मार ले, पर माफ़ कर दे। कोमल मिताली का हाथ उठाकर खुद को थप्पड़ मारने लगी। मिताली ने कोमल से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, तो कोमल ने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और मिताली को खींचकर गले लगा लिया। दोनों सहेलियां रोने लगी। कुछ देर तक आदित्य दोनों को देखता रहा। फिर उसने कहा, आप दोनों का बहन मिलाप हो गया हो तो चले। क्या आप दोनों में से किसी को भी मेरी चिंता है? भूख के मारे दम निकल रहा है मेरा। सोच लो मुझे चक्कर आ गए ना, भूख के मारे तो तुम दोनों छुई मुई मुश्किल में पड़ जाओगी, 1 इंच तक नहीं हिला सकोगी। मासूम सा चेहरा बनाकर आदित्य ने कहा, तो रोते रोते भी मिताली और कोमल मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दीक्षा भूमि में दर्शन कर तीनों घर की ओर निकल पड़े। अगली सुबह आदित्य जॉगिंग करके आया तो देखा मिताली तुलसी की क्यारी में पानी दे रही थी। आंखें बंद थी उसकी और आंखों की कोर में आंसू चमक रहे थे। आदित्य मिताली के इस रूप में खो सा गया, पर मिताली की पलकों में छुपे आंसू उससे सहन नहीं हुए। वो वहीं बालकनी में मिताली की ओर पीठ करके खड़ा हो गया और अपने मोबाइल पर तेज साउंड में गाने बजाने लगा और एक्सरसाइज करने लगा। गाने की तेज आवाज़ सुन मिताली को डिस्टर्ब हुआ। कुछ देर तो उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, पर गाने बंद नहीं हुए तो चिल्लाई, आरव, गाने बंद कर। क्या सुबह सुबह इतनी तेज आवाज़ में गाने सुन रहा है? आरव का कोई जवाब ना पा मिताली ने आंखें खोली तो सामने आदित्य को एक्सरसाइज करते देख वो चौंक उठी। आदित्य ने टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। हवा की वजह से उसके बाल उड़ रहे थे। एक्सरसाइज करते हुए उसका मांसल शरीर और बलिष्ठ लग रहा था। अचानक से वो मुड़ा तो मिताली और उसकी आंखें मिली।
और कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।